जय हिंद साथियों। जैसा कि महिला और बाल अपराध से संबंधित कानून का जो प्रथम पार्ट किया था, उस पार्ट को आप लोगों ने बहुत ही अच्छा पसंद किया है, बहुत उसका लाइक किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जो टॉपिक हैं, ये आरपीएससी का जो आप सिलेबस है उस सब इंस्पेक्टर वाला, उसमें जाकर देखिए। राजस्थान जो पॉलिटी वाला पार्ट है, उसमें सबसे नीचे की जो लाइन है वो महिला और बाल अपराध से संबंधित कानून प्रोविजन से संबंधित है। तो इसमें कंफ्यूज होने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो पहला पार्ट करवाया था और आज उसका जो सेकंड पार्ट है वो अपन स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में जो मुख्य जो चीज़ें हैं वो देखेंगे। एक जेजे एक्ट, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, जो अपने दक्षिण राजस्थान में काफ़ी ये डायन वाली प्रथाएं चलती रहती है और एक सामाजिक बुराई है। इसके लिए एक एक्ट लाया गया था। स्त्रियों के लज्जाभंग रेप के संबंध में जो धाराएं हैं वो। इसके बाद में पोक्सो एक्ट यानी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और बालक और किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, इसमें जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 2016 में। इन टॉपिक्स का आज अध्ययन करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। पर पहला टॉपिक, इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ सकें, इसका लाभ उठा सकें। स्टार्टिंग करते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 से। इसको जुवेनाइल जस्टिस किशोर न्याय जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। पूरा नाम इसका है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। ये पारित हुआ था 2015 में। राष्ट्रपति द्वारा ये स्वीकृति मिल गई थी 2015 में और इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ था 12 जनवरी 2016 को। यानी ये 12 जनवरी 2016 से ये लागू हो गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इस एक्ट का लाने का उद्देश्य था कि जो संविधान के अनुच्छेद 15(3) यानी जो बालकों के विकास के संबंध में 39 EF 45 47 की अनुपालना करने के लिए बालकों का सर्वांगीण विकास कल्याण सर्वोत्तम हित के लिए इस कानून को लाया गया था। जैसा कि आपको पहले वाले चैप्टर में बताया था, 15(3) जो ये एक आर्टिकल कहता है कि कोई भी राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष तौर से कानून बना सकेगा, उसके लिए कहीं प्रतिबंधित नहीं है। इसके अलावा 39 जो EF है वो DPSP में है, नीति निर्देशक तत्व में है। इसके लिए ये है कि आप EF में मतलब बच्चों का सर्वांगीण और विकास हो, उनकी कोमल अवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। 45 में है 6 वर्ष तक के शिशु की देखभाल, उसके बाद में उसके स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में है। और जो 47 है उनका लिविंग स्टैंडर्ड को अप करना, मादक पदार्थों से दूर रखना। तो ये है इसका 47। ये था इसका उद्देश्य लाने का कि इसको क्यों लाया गया। इस अधिनियम के तहत बालक जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। बालक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ऐसे बालक जो अपराध करते हैं यानी अपराध में लिप्त हो जाते हैं, उनको विधि से संघर्षरत बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक कहते हैं। यानी ऐसे बालक जो अपराध करते हैं या अपराध में शामिल हो जाते हैं, ऐसे बालकों को विधि से संघर्षरत बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक कहते हैं। इसकी परिभाषा धारा 2(13) में दी गई है। इसके बाद में है दूसरे प्रकार के जो बालक होते हैं, नीडी बालक, जरूरतमंद बालक या आवश्यकता वाले बालक। अब ऐसे बालक कौन से हैं? जिनको देखभाल और संरक्षण की जरूरत हो, जैसे जो घर पे निर्वाह का जिसका साधन नहीं हो, उनसे कोई लेबर ऐसी करवाता हो, श्रम करवाता हो, भीख मंगवाते हैं,
या बालक को शारीरिक या मानसिक यानी फिजिकली मेंटली टॉर्चर करते हैं, या उसको थ्रेट देते हैं, धमकी देते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, माता पिता यानी पेरेंट्स या उसके जो गार्जियन है वो देखभाल करने में असमर्थ हैं, या अनाथ है, परित्यक्त हैं, गुमशुदा हैं, ऐसे बालक जो गुमशुदा हैं जिनका लैंगिक उत्पीड़न सेक्सुअल हैरेसमेंट होने की संभावना है या दुर्व्यवहार किया गया है, या उसको मादक या अवैध व्यापार में शामिल करने की संभावना हो, या उसको कहीं सशस्त्र संघर्ष कहीं संघर्ष हुआ हो, सिविल उपद्रव हुआ हो, या प्राकृतिक आपदा हो, ऐसा कोई त्रस्त बालक है, या उसके बाल विवाह की होने की संभावना हो, ऐसे बालक को हम नीडी बालक कहते हैं, जरूरतमंद बालक कहते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी आप आते जाते घूमते फिरते कई प्रकार के बालक जैसे चौराहों पर भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, कई इस प्रकार से लावारिस हालत में भी दिखाई देते हैं जहाँ पर उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे बालकों के लिए ये जो ऐसे बालक हैं वो नीडी बालक कहलाते हैं, ज़रूरतमंद बालक कहलाते हैं। ऐसे बालकों के लिए ये एक्ट लाया गया है। इसमें जो एक प्रकार के बालक यानी जो अपराध करने वाले बालक हैं और एक है नीडी बालक जो जरूरतमंद बालक। तो इसमें जो अपराध करने वाले बालक के लिए एक किशोर न्याय बोर्ड होता है। अपराध करने वाले बालक के लिए किशोर न्याय बोर्ड होता है। किशोर न्याय बोर्ड वो होता किसके लिए? जो बालक अपराध करते हैं। और जो बालक नीडी बालक होते हैं उनके लिए होता है CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण समिति। तो ये है धारा 4 के तहत किशोर न्याय बोर्ड का गठन होता है और धारा 27 के तहत CWC होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है। अब आपको दो कैटेगरी समझ में आई होगी। पहली कैटेगरी जो अपराध करने वाले बालक जिनके लिए किशोर न्याय बोर्ड होता है यानी JJ बोर्ड होता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है। कौन सी धारा के तहत? धारा 4 के तहत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूं पूछा जा सकता है कि अपराध करने वाले बालकों के लिए कौन सा बोर्ड होता है? वो होता है किशोर न्याय बोर्ड। इसका गठन किस धारा के तहत होता है? इसका गठन होता है धारा 4 के तहत। 4 किसकी धारा? JJ एक्ट की, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 4 के तहत। और जो बालक जिनको नीड होती है, नीडी बालक होते हैं, उनको नीडी बालक के लिए होती है CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बाल कल्याण समिति। इसका गठन होता है वो होता है धारा 27 के तहत। धारा 27 के तहत। तो ये 2015 में इस कानून को नए स्वरूप में लाया गया था। इससे पहले इसमें संशोधन हुए थे। अब ये जो एक्ट है, ये एक्ट कहता है कि बालक क्या होगा? बालक होगा वो चाहे लड़का हो या लड़की, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वो बालक कहलाएगा। अब बालक की परिभाषा देखना, आपने उसमें पढ़ा था बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में। उसमें बालक की परिभाषा क्या थी? उसमें बालक की परिभाषा थी यदि वो पुरुष है तो 21 वर्ष, और यदि वो महिला है, स्त्री है, तो उसकी उम्र थी 18 वर्ष। यहाँ बालक की परिभाषा जो है वो अलग है। ये 18 वर्ष से कम उम्र वाला लड़का या लड़की बालक कहलाते हैं। ये थी इसकी बालक की परिभाषा। अब जैसे अपराध करने वाले बालक और देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, यानी ये तो हो गए नीडी बालक। ये हो गए नीडी बालक। और ये अपराध करने वाले बालक जिनको अपन इन्हें विधि से संग्रसित बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक कहते हैं। इनके लिए किशोर न्याय बोर्ड होता है जो धारा 4 में इसका गठन होता है। अब किशोर जो न्याय बोर्ड होता है, किशोर न्याय बोर्ड में, किशोर न्याय बोर्ड ध्यान रखना, इसका गठन धारा 4 में होता है।
इसका अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष होगा कोई भी प्रथम वर्ग यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या महानगरीय मजिस्ट्रेट, इसका अध्यक्ष होता है। और इसके साथ में 2 सदस्य होते हैं, वो सोशल वर्कर होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं वो इसमें अभी आपको बुक वगैरह जो है वो बता देंगे। अभी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, ताकि ये टॉपिक तो आपका क्लियर हो, नहीं तो आपका ये टॉपिक भी छूट जाएगा। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को क्लियर कीजिए। किशोर न्याय बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड का अध्यक्ष होता है, वो होता है प्रथम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या महानगरीय मजिस्ट्रेट। 2 सदस्य इनके साथ होते हैं, 2 सदस्य, जिसमें एक महिला का होना अति आवश्यक है। ऐसे बालकों को जो अपराध करते हैं, इनको 24 घंटे के भीतर, इनको एक तो अपराधी नहीं कहा जा सकता, ये ध्यान रखना। ऐसे बालकों को अपराधी नहीं कहा जा सकता, ऐसे बालकों को कहेंगे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक। और इनको पेश भी किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करना पड़ता है। ऐसे बालकों को 24 घंटे के भीतर जेजे बोर्ड यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी किशोर बोर्ड के समक्ष पेश करना पड़ता है। इसी प्रकार जैसे नीडी बालक है, नीडी बालक में जो CWC होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में एक तो होता है अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं सामाजिक कार्यकर्ता। अब उस कार्यकर्ता में एक महिला का होना आवश्यक है, उसमें एक महिला का होना आवश्यक है। तो ये इन नीडी बालकों को या इनको पेश कौन करेगा? इनको CWO यानी चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर पेश कर सकता है। अब इनको देखिए आप, ये अपन पढ़ रहे थे बालक जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, विधि का उल्लंघन, और ये इधर है ये नीडी बालक, नीडी चाइल्ड। मैंने ये चार्ट इसलिए बनाया ताकि आप लोगों के समझ में बहुत इजीली आ जाए। अब इसको विधि का उल्लंघन करने वाला, इनको पेश कौन करेगा? इनको पेश करेगा चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। अब जो ASI या ऊपर के रैंक का होता है। अब चाइल्ड, ये ध्यान रखना, CWPO कई बार पिछले परीक्षा में भी पूछा गया था कांस्टेबल वाले में। तो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, इसका पूरा नाम है बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। इसकी नियुक्ति होती है 107 धारा के तहत। ये व्यक्ति जो होता है वो रैंक इसकी होती है ASI या उसके, ASI का मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या ऊपर की रैंक का अधिकारी, इसका हो CWPO होगा। अब ये इनको पेश कहाँ करेगा? कोई व्यक्ति अपराध कर लेता है, बालक अपराध कर लेता है, उस व्यक्ति को CWPO पेश कहाँ करेगा? ये पेश करेगा जेजे बोर्ड के सामने। अब जेजे बोर्ड इनका क्या करेगा? जुवेनाइल जस्टिस यानी किशोर जो न्याय बोर्ड है वो इनका क्या करेगा? वो करेगा इनको या तो संप्रेषण गृह में भेजेगा, संप्रेषण गृह में, या कोई अन्य सुरक्षित स्थान पर भेजेगा, यहाँ पर उनको सारी सुविधाएं मिले और उनका विकास अवरुद्ध नहीं हो, ऐसी जगह पर भेजेगा। अब ऐसे बालकों को धारा 21 ये कहती है कि ऐसे बालकों को जो अपराध करता है इनको मृत्युदंड वगैरह नहीं दिया जा सकता है। इनको न तो मृत्युदंड दे सकते हैं न आजीवन कारावास की सजा दे सकते हैं। मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा इनको नहीं दे सकते हैं। और अध्याय 8 के तहत इनको पाबंद भी नहीं करा सकते। यानी जैसे आम लोगों को जैसे फोन पे धमकी दे दी या जान माल से मारने की धमकी दे दी तो उसको कोर्ट से पाबंद करा देते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। इनको जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, बालक बालिका हैं, उनको पाबंद नहीं करा सकते। और ऐसे व्यक्तियों की जो अपराध में लिप्त है, ऐसे लड़कों की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करते हैं, सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो रिपोर्ट जेजे बोर्ड के सामने पेश करते हैं। वो रिपोर्ट कहाँ पर पेश होगी? वो होगी जेजे बोर्ड के सामने। इसी प्रकार जो नीडी बालक है
वो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर 24 घंटे के भीतर उनको पेश करेगा CWC के समक्ष, यानी बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करेगा, जो इन्हें बाल गृह में भेजेगा या सुविधा गृह में भेजेगा। जहां पर भी जो कोई बाल गृह बना हुआ होगा और जो सुविधा गृह होगा उन पे भेजेगा। और इसी प्रकार धारा 107 में जिस प्रकार से CWPO की नियुक्ति होती है, उसी प्रकार से SJPU स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट विशेष किशोर पुलिस इकाई की नियुक्ति होती है। वो होती है जिला लेवल पर, और थाना स्तर पर होती है CWPO, वो होता है ASI या ऊपर की रैंक का अधिकारी। अब स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो होता है उसका अध्यक्ष जो होगा वो होगा DYSP रैंक का कम से कम। ये जिला लेवल पे जो कमेटी गठित होगी उसका अध्यक्ष होगा DYSP रैंक का। और सारे के सारे ये जो CWPO है, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है, ये इनके निर्देशन में काम करेंगे, यानी इनके निर्देशन में ये काम करेंगे। SJPU स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट DYSP रैंक का होता है। इसके अंडर में सुपरविजन में CWPO काम करते हैं, और जिसमें इनके साथ DYSP रैंक जो अधिकारी होती है SJPU के साथ 2 सामाजिक कार्यकर्ता भी होंगे, 2 सामाजिक कार्यकर्ता भी होंगे। इसी प्रकार जैसे 107 के तहत SJPU की नियुक्ति होती है, SJPU और CWPO की नियुक्ति होती है, उसी प्रकार धारा 106 के तहत प्रत्येक राज्य में स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी होगी, और प्रत्येक जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई होगी। प्रत्येक जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला बाल संरक्षण इकाई होगी, जिसका अध्यक्ष कलेक्टर होगा। ये जो आप टॉपिक देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा परीक्षा में। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल छोड़िए मत, तसल्ली से देखिए। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ सकें। तो आप लोग फटाफट इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अब ये एक चार्ट मैंने दिखाया है आपको, ये चार्ट, इसमें बाल हेल्प डेस्क यानी प्रत्येक जो थाना होता है उस पे ये एक बोर्ड लगा हुआ था। जैसे ये उदयपुर का है, जहाँ पर चेतन राम देवड़ा अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई लिखा हुआ है, जिला कलेक्टर। ये यानी जिला बाल संरक्षण इकाई का अध्यक्ष कौन होता है? कलेक्टर होता है। समझ गया आपको बोर्ड? मैंने इसीलिए आपको ये फोटो इसमें ऐड किए। डॉक्टर राजीव पचार ये इसके सदस्य हैं, जो एसपी है उदयपुर के। ये जिला बाल संरक्षण इकाई के सदस्य हैं। इसके बाद में प्रभारी विशेष किशोर पुलिस इकाई, जो अभी मैंने आपको बताया था SJPU, जो DYSP रैंक के अधिकारी होते हैं, वो है ये प्रभारी विशेष किशोर पुलिस इकाई। इसके साथ में एड्रेस दिया हुआ सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग, यानी ये बाल अधिकारिता विभाग का भी बोर्ड है। फिर है ध्रुव कुमार कविया अध्यक्ष बाल कल्याण समिति। ये मैं जो CWC बोल रहा हूं, CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसके अध्यक्ष हैं जो हैं ध्रुव कुमार कविया। इसके साथ में बताया था इसकी संरचना के साथ 4 सदस्य होंगे। ये 4 सदस्य इसके साथ में है, 4 सदस्य है इसके साथ में। जैसे मैंने बताया था एक महिला का होना अनिवार्य है, इसमें एक महिला है शिल्पा मेहता, ये इसमें सदस्य हैं। तो ये 4 सदस्यों में से एक सदस्य महिला का होना आवश्यक है। अभी बताया था किशोर, उसके बाद में जो अपराध करने वाले बच्चों के लिए होता है किशोर न्याय बोर्ड। आपने ये देखा होगा संजय मालविया, ये है प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, यानी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, जो इस किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और मैंने बताया था 2 सदस्य होंगे, ये 2 सदस्य हैं इसके, डॉक्टर गरिमा गुप्ता एक महिला आ गई, और डॉक्टर निशा देवपुरा, ये किशोर न्याय बोर्ड के
सदस्य हैं। इसके बाद में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी CWPO लिखा हुआ है यहाँ, यानी प्रत्येक थाने पर CWPO होता है, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होता है। अब इसके साथ में जैसे कोई संस्था है जो बालकों के लिए काम करती है, तो अपना घर निराश्रित बाल गृह, इसके संचालक प्रशांत अग्रवाल, इसके ये नंबर दिए हुए हैं। ये प्रत्येक थाने पर ये बोर्ड लगा हुआ होगा, जिससे आम जन को ये पता रहे कि किस प्रकार से इसमें कौन सदस्य है, कहाँ सूचना दी जा सकती है। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं काम करती है। अभी मैं आपको वापस बताऊंगा। एक तो होता है अपराध करने वाले बालक, अपराध करने वाले बालक, और अपराध करने वाले बालक, और दूसरे होते हैं नीडी बालक। नीडी बालक। अब आप देखिए, अपराध करने वाले बालक, इनके लिए इनको कहते हैं विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, और इनके लिए किशोर न्याय बोर्ड होता है। किशोर न्याय बोर्ड होता है इनके लिए। किशोर न्याय बोर्ड में एक तो होता है बोर्ड अध्यक्ष और 2 होते हैं सदस्य। 2 सदस्य में एक महिला सदस्य होना आवश्यक है, सामाजिक कार्यकर्ता, और जो अध्यक्ष होता है वो होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो प्रथम वर्ग या महानगरीय मजिस्ट्रेट होता है। इसका गठन होता है धारा 4 के तहत। धारा 4 के तहत अब अपराध करने वाले बालकों को इस किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, और वो किशोर न्याय बोर्ड उनको सुन करके संप्रेषण गृह में या किसी और जगह पर जहां उनके लिए बाल गृह में भेज सकता है। उसके बाद में इनको पेश कौन करेगा? इनको जैसे धारा 107 के तहत CWPO, ये नाम याद रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये थाना लेवल पे होता है। CWPO यानी चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, थाना लेवल पे होता है, और ये ASI रैंक या उसके ऊपर की रैंक का होता है। दूसरा जिला लेवल पे जो होता है वो होता है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, उसमें ये जिला लेवल पे होता है, और उसमें जो अध्यक्ष होता है वो DYSP रैंक का अधिकारी होते हैं। इसके साथ में 2 सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, और ये इनकी नियुक्ति होती है धारा 107 के तहत, ये ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना? CWPO चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर थाना लेवल पे होगा, ASI लेवल का होगा। दूसरा SJPU जिला लेवल पे होगा, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट मतलब जिला विशेष पुलिस इकाई DYSP रैंक का होगा, और वो होंगे DYSP रैंक का। इसके साथ में 2 सदस्य होंगे। अब इसके साथ जो नीडी बालक होते हैं, जरूरतमंद बालक होते हैं, जो भीख मांगते हुए कहीं मिले, जिनका प्रॉपर विकास नहीं हो, सुविधाएं नहीं मिल रही हो, कोई उनका बाल विवाह होने की संभावना हो, या इस प्रकार की कोई अपराध में साथ रख सकता है, तो ऐसे बालकों को नीडी बालक कहेंगे। और ऐसे बालकों को CWC बाल कल्याण समिति के यहाँ पेश करते हैं। बाल कल्याण समिति के यहाँ पेश करते हैं। अब बाल कल्याण समिति में एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। ये धारा 27 के तहत, और ये धारा किशोर न्याय बोर्ड है वो धारा 4 के तहत इसका गठन होता है, धारा 4 के तहत, और इसका होता है CWC का धारा 27 के तहत। ये इनका गठन होता है। ये होते हैं अपराध करने वाले बालक, और जिनको हेल्प की जरूरत हो, नीडी बालक।
नीडी बालक। तो ऐसे जो बालक हैं, दो प्रकार का इनका विभाजन किया गया है, नीडी बालक और अब इसमें जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया ये होगी कि ऐसे बालकों को डिटेन करने पर, डिटेन का मतलब है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, जो अपराध करता है ऐसे बालक की गिरफ्तारी नहीं होती है, ऐसे बालक को डिटेन किया जाता। अब मैंने ये शब्द आपको पढ़ाए थे, SJPU और CWPO के अधीन रखा जाएगा, यानी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, जिला विशेष पुलिस इकाई। ये सवाल आया था, ये क्वेश्चन आया था इसमें पुलिस कांस्टेबल वाले में कि ये SJPU की नियुक्ति किस लेवल पे होती है? ये होती है जिला लेवल पे। और अब CWPO की नियुक्ति होती है, वो होती है थाना लेवल पे। इनके अधीन रखा जाएगा, 24 घंटे के भीतर इनको पेश किया जाएगा JJ बोर्ड के सामने। उससे किसी भी दशा में हवालात या जेल में नहीं रखा जाएगा, उसको किसी भी दशा में हवालात या जेल में नहीं रखा जाएगा। और ऐसे बालकों को गैर सरकारी संगठन या कोई भी रजिस्टर्ड स्वैच्छिक संगठन भी पेश कर सकते हैं, और राज्य सरकार नियम बनाने पर JJ बोर्ड इन्हें संप्रेषण गृह में या सुरक्षित स्थान पर भेजते हैं। और यदि ऐसे बालकों को जब जो JJ बोर्ड के सामने पेश करते हैं, किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करते हैं, उनको जो किशोर इसमें JJ बोर्ड के समक्ष पेश करते हैं, उन्हें जमानत पर छोड़ सकते हैं, या उस पर संपर्क में अपराधी आने की संभावना हो तो बोर्ड उन्हें संप्रेषण गृह में या सुरक्षित स्थान पर भेज सकते हैं, या एक प्रोबेशन जो ऑफिसर होते हैं उनके पास में भेज सकते हैं। प्रोबेशन ऑफिसर के पास में ये भेज सकते हैं। अब सूचना देना निरुद्ध की, यानी जिस व्यक्ति को कोई डिटेन किया गया है कि वो CJPU या CWPO किसी मामले में बालक को डिटेन करने पर बालक के माता पिता को सूचना देगा, बालक के माता पिता को सूचना देगा और उसके पेरेंट्स को बोर्ड के समक्ष बुलाएगा। और PO ऐसे बालक की, PO यानी प्रोबेशनर ऑफिसर जो होता है, वो इस बालक की सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट, सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करेगा, और उस सामाजिक पृष्ठभूमि को जो है रिपोर्ट है कि वो किन परिस्थितियों की वजह से ये अपराध में लिप्त हुआ है, उस रिपोर्ट को JJ बोर्ड के सामने पेश करेगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करेगा। क्लियर है? यहां तक बताइए भाई, आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको जो शब्द मैं काम में ले रहा हूं, JJ बोर्ड, SWPO, SJPU, ये वर्ड क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, किसी के माता पिता का पता नहीं हो तो उसको वहाँ पेश करेंगे, CWC के पास में बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करेंगे, और बाल कल्याण समिति फिर इसको प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल और संरक्षण करने वाली जगह पर भेजेगा, जिससे उसमें किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो भाई, आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छी इसमें जानकारी आपको मिलेगी और इसमें से क्वेश्चन भी आएंगे। फिर है धारा 15 है इसका, यदि बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में निर्धारण, यानी अपराध करने वाले बालक की उम्र 16 वर्ष से अधिक होने पर उसकी शारीरिक मानसिक क्षमता या अपराध की योग्यता परिस्थितियों जिसके तहत उसने अपराध किया है, यानी ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिसमें उसने अपराध किया है, तो वो इसके बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा। JJ बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इसका निर्धारण करेगा। और धारा 18 के तहत उस बालक का क्या करेगा? उस बालक को या तो उस माता पिता को बुला के या संरक्षक को बुला के उनको कहेगा कि भाई ये इसको बच्चे को संभालिए, उसको उपदेश या बत्सर करते हुए उस बालक को छोड़ देंगे, या सामूहिक परामर्श से भाग लेने के आदेश, यानी वो ऐसी जगह पे भेज देंगे कि उसको थोड़ा सा उपदेश मिले, या माता पिता पर जुर्माना करके छोड़ सकते हैं,
या उसको सुधारात्मक कदम करके छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से जब उस बालक को जो अपराध कर रहा है उस बालक का क्या किया जाएगा, जैसे किसी बालक ने चोरी कर ली, चोरी करने के बाद में उस बालक को पुलिस डिटेन कर लेती है, गिरफ्तार शब्द काम में नहीं लेते हैं, उसको डिटेन कर लेती है, पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। अब क्या पुलिस वर्दी में उसको अपने पास रखेगी? कमेंट से बताइए भाई आप, क्या पुलिस ऐसे व्यक्ति को जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, जिसने कोई अपराध कर लिया है, क्या वो वर्दी में उससे पूछताछ करेंगे? या उसको वर्दी में पूछताछ नहीं कर सकते, उसको न हवालात में रख सकते हैं, न उसके हथकड़ी लगा सकते हैं, न उसके 3rd डिग्री मेथड का यूज कर सकते हैं, न उसको डरा धमका सकते हैं। उससे एक अच्छे माहौल में उससे बातचीत की जाएगी, उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछा जाएगा कि बेटा बता दे तूने कहाँ चोरी करी, ऐसा कोई तूने बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया है। तो वो फिर उससे एक साइकोलॉजिकल तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करके उसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये इसमें है कि पुलिस उसे वर्दी में कभी भी पूछताछ नहीं कर सकती। इसको 21 में है, इसको मृत्युदंड भी नहीं दिया जा सकता और आजीवन कारावास भी नहीं दे सकते। और धारा 22 में सीआरपीसी के अध्याय 8 में जो पाबंदी करने वाली जो बात है वो भी उसके साथ नहीं की जा सकती। जैसे किसी बच्चे ने 18 साल से जो कम उम्र का है, उसने किसी व्यक्ति को धमका दिया है कि मैं तेरे को गोली मार दूंगा, तो बाकी जो बालिग है उसको तो उसके लिए पाबंद किया जाता है कि तुम ऐसा कृत्य नहीं करोगे, परंतु इसको पाबंद भी नहीं कर सकते। ये जे एक्ट कहता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि उसको पाबंद नहीं किया जा सकता। इसके बाद है धारा 23, यानी जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध किया, उसमें एक व्यक्ति तो है नाबालिग यानी 18 वर्ष से कम उम्र का, और 2 व्यक्ति है 18 वर्ष से ऊपर के, तो उनको साथ साथ जॉइंट उनके साथ में कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी उसको तो जो 18 वर्ष से ऊपर है उसको तो गिरफ्तार भी करेंगे, उसको कोर्ट में पेश करके उसको जेल भी भेजेंगे, और उससे उसके साथ में उस बालक को नहीं रखा जा सकता, उसके साथ में उस बालक को नहीं रखा जा सकता जिसके साथ में उसने अपराध किया है। उसका जो जब कोर्ट में प्रक्रिया चलेगी वो भी बालिग की प्रक्रिया अलग चलेगी, नाबालिग की प्रक्रिया अलग चलेगी। जो नाबालिग है उसकी जो प्रक्रिया है वो चलेगी जे बोर्ड में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलेगी। अब दूसरा है देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, यानी अभी तक अपन ने चर्चा करी थी वो मोटी मोटी चर्चा करी थी अपराध में लिप्त होने वाले बालक। इसके संबंध में क्या हुआ, इसके संबंध में यह हुआ कि इन बालकों को विधि का उल्लंघन करने वाले बालक कहेंगे, इनको अपराधी नहीं कहेंगे, इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, इनको वर्दी में पूछताछ नहीं करेंगे, इनके साथ 3rd डिग्री मेथड यूज नहीं करेंगे, इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करेंगे, इनको जो कोर्ट में पेश करेगा यानी जो जे बोर्ड में के सामने पेश किया जाएगा, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष, 2 शब्द याद रखना, किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति। ये जो अपराध करने वालों के लिए किशोर न्याय बोर्ड है, जहाँ न्याय शब्द आ जाता वो समझ लेना अपराध से रिलेटेड है। तो किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करेंगे। किशोर न्याय बोर्ड का गठन 1 मजिस्ट्रेट और 2 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 सदस्यों में से 1 महिला सदस्य होगी, और ये धारा 4 के तहत इसका गठन होता है। इनको पेश है वो चाइल्ड वेलफेयर, ये चाइल्ड पुलिस ऑफिसर करता है, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी है CWPO, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर इनको पेश करेगा, या SJPU यानी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, जिसकी DYSP रैंक का अधिकारी जो अध्यक्ष होता है वो इनको पेश करेगा। पेश कहाँ करेगा, जे बोर्ड के सामने करेगा। यदि एक अपराध में कुछ नाबालिग है और कुछ बालिग है तो नाबालिग की प्रक्रिया बालिग के साथ नहीं हो सकती, उनको वर्दी में पूछताछ नहीं हो सकती, हवालात में नहीं डाल सकते, 3rd डिग्री मेथड यूज नहीं कर सकते। क्लियर हुआ आपके? ये बालक जो अपराध करते हैं
उसके संबंध में क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए भाई, आपको क्लियर हुआ? दूसरा है, वो है देख रेख की संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, यानी ऐसे बालक जो कहीं भीख मांगते हुए मिलते हैं, कहीं लावारिस है, जिनकी सुविधाएं नहीं है, ऐसे बालक को कोई भी पुलिस ऑफिसर या एसजेपीयू या सीडब्ल्यूपीओ या लेबर इंस्पेक्टर या सामाजिक कार्यकर्ता या कोई नर्स, डॉक्टर, नर्सिंग होम, अस्पताल, प्रसूति गृह, ये करेगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष, बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करेगा। बाल कल्याण समिति का निर्माण है वो होता है धारा 27 के तहत 1+4 की संरचना होती है, उसमें एक अध्यक्ष और 4 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर में एक महिला मेंबर का होना आवश्यक है। अब जब ये सीडब्ल्यूसी को यदि कोई सूचना नहीं देता है, जैसे कोई बालक ऐसा मिलता है, ऐसे बालक को अपने पास रख लेता है और वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सीडब्ल्यूसी के यहाँ पेश नहीं करता है, सीडब्ल्यूसी के पेश नहीं करता है, तो उसका अपराध भी धारा 34 के तहत है, उसको सजा हो सकती है 6 महीने की या जुर्माना हो सकता है। यानी कोई व्यक्ति जो भीख मांग रहा है, बच्चा है, उस बच्चे को अपने पास ला करके रख लेता है और उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश नहीं करता है 24 घंटे के भीतर, वो उसने अपराध कर दिया धारा 34 का, उसको सजा हो सकती है 6 महीने की या जुर्माना हो सकता। अब धारा 35 कहती है सरेंडर ऑफ चिल्ड्रन, यदि कोई माता पिता का है या संरक्षक है, गार्जियन है, उनके कंट्रोल में बच्चा नहीं आ रहा है, उसको ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जो उनको कहने में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो वो अपने माता पिता भी उस बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश कर सकते हैं और सीडब्ल्यूसी उसका उचित निर्धारण करती है कि इनका क्या करना है। और सीडब्ल्यूसी धारा 36 और 37 के तहत ऐसे निडी बालकों को मतलब इसका पूरा अध्ययन करके उसको फिर उचित आदेश निकालती है कि इसका क्या किया जाए। अब इनको कहाँ कहाँ रख सकते हैं? अपन ने पढ़ा था, एक तो अपराध करने वाले बालक और एक निडी बालक जो जरूरतमंद बालक है, उनको कहाँ कहाँ रख सकते हैं? तो इस प्रकार से जो ओपन शेल्टर होता है, उसके बाद होता है ऑब्जर्वेशन होम, संप्रेषण गृह। संप्रेषण गृह राज्य सरकार वैसे ही संगठनों के माध्यम से स्वयं या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ऐसे गृह खोल सकती है। और ऐसे गृह में अब ये देखिए, संप्रेषण गृह जो पढ़ाया था कि जेजे बोर्ड उन बच्चों को संप्रेषण गृह में भेज सकेगा। ऐसे गृह में विधि से संघर्ष करने वाले बालक यानी अपराध करने वाले बालक कहाँ रखे जाएंगे? आपको क्वेश्चन आएगा जैसे कि अपराध करने वाले बालकों को जेजे बोर्ड कहाँ भेजता है? वो भेजता है संप्रेषण गृह में, ऑब्जर्वेशन होम में, जहाँ पर उनका ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। और विशेष गृह होगा जो इसमें बालकों के पुनर्वास हेतु इनको विशेष गृह में भेज सकते हैं, स्पेशल होम। ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल जो होम है वो है बाल जो अपराध करते हैं उन बालकों के लिए ये होम बने हुए हैं, ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम। अब है प्लेस ऑफ सेफ्टी। ऐसे बालक जिन्होंने 18 वर्ष से अधिक उम्र हो गई हो या जैसे अपराध तो किया है 17 साल का था तब, और उसका फैसला आया है 18 साल वो पूरी कर चुका है, तो उसको जेल में नहीं भेजेंगे। 18 साल पूरी करने के बाद में भी जब मामला चलता है तो उसको भेजेंगे प्लेस ऑफ सेफ्टी, सुरक्षित स्थान पर। या ऐसे बालक जो 16 से 18 वर्ष तक का बालक है, जो ट्रायल के दौरान या जो इसके खिलाफ मामला साबित हो जाता है तो उनको भेजेंगे प्लेस ऑफ सेफ्टी। समझ गए? एक तो होता है संप्रेषण गृह, वहाँ तो भेजे जाएंगे जो बालक अपराध करते हैं और पुनर्वास के लिए, और जो जिनको दोष सिद्ध हो जाता है यानी जो मामले में दोषी ठहरा दिए जाते हैं उनको भेजेंगे प्लेस ऑफ सेफ्टी, सुरक्षित स्थान पर। फिर है चिल्ड्रंस होम, बाल गृह।
ये है जो नीडी बालकों है, तो जो नीडी बालक हैं, ज़रूरतमंद बालक हैं, उनको यहाँ भेजा जाता है चिल्ड्रंस होम में। अब आपको समझ में आ गया होगा संप्रेषण गृह जो ऑब्जर्वेशन होम क्या है, आपका प्लेस ऑफ सेफ्टी क्या है, और चिल्ड्रंस होम क्या है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई होगी तो कमेंट से बताइए आप भाई। अब है बालकों के विरुद्ध अन्य अपराध। अपन ने पढ़ा था जब बालक होता है तो बालक के खिलाफ यानी बालक को काम में लेकर के किस किस तरह के अपराध हो सकते हैं। ये बालक के विरुद्ध अन्य अपराध, उसकी धारा 74 कहती है कि उसकी पहचान प्रकट नहीं की जा सकती। पहचान प्रकट निषेध है, यानी उसकी आइडेंटिटी, यानी जैसे कोई व्यक्ति किसी बालक ने अपराध किया है या कोई बालक भीख मांगता हुआ मिला है तो उस बालक का नाम पता कहीं भी उजागर नहीं होगा, किसी भी अखबार में, किसी भी टीवी चैनल पे, कहीं पर भी इसका उजागर नहीं हो सकता। मीडिया, सोशल मीडिया यदि कोई प्रकट करता है तो उसकी सज़ा है 6 महीना या जुर्माना बड़ा भारी है 2 लाख रुपए या दोनों हो सकते हैं। और अब ऐसा मामला यदि जैसे बच्चे ने कोई अपराध कर दिया और उसका मामला भी सलट गया हो तो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाते समय भी उसका कोई जिक्र नहीं करेगी। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र बनाते हैं, उसका भी पुलिस कोई जिक्र नहीं करेगी। इसके बाद में है धारा 75 जो है क्रूरल्टी, मतलब उसके साथ कोई किसी प्रकार की क्रूरता करता है, यानी फिजिकली उसको टॉर्चर करता है, मेंटली टॉर्चर करता है, तो उसको एक जो है 1 लाख रुपए का जुर्माना और 3 वर्ष की जो सजा है। यदि ऐसा ही उसकी क्रूरल्टी कोई उसका मैनेजमेंट जैसे जहाँ वो संप्रेषण गृह में रह रहा हो और वहाँ कोई क्रूरल्टी करता तो उसको 5 साल की सजा और जुर्माना 5 लाख रुपए तक का है। तो ये है क्रूरल्टी का दंड। बेगिंग यानी कोई भीख मंगवाता है, इनसे भीख मंगवाता है यानी उसको काम पे लगाता है भीख मंगाने के लिए, तो उसकी सजा है 5 वर्ष और 1 लाख रुपए जुर्माना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये धारा इंपॉर्टेंट है। और यदि कोई विकलांग उसको करके यानी उसका कुछ हाथ पैर में डिफेक्ट करके फिर भीख मंगवाता है तो उसकी सजा है मिनिमम 7 साल और मैक्सिमम 10 साल और 5 लाख रुपए का उसका जुर्माना है। भीख मंगवाना बहुत बड़ा अपराध है। फिर है सेक्शन 77, इसमें है बालकों को कोई भी व्यक्ति मादक लिकर स्वापक औषधि यानी डोडा चूरा वगैरह ने तो दे सकता है, तो यदि कोई देता है तो उसकी सजा है 7 वर्ष और जुर्माना है 1 लाख रुपए। यानी अब आप समझे होंगे कि कोई भी व्यक्ति बालक को दारू लेने के लिए भी नहीं बेच सकता, और यदि कोई व्यक्ति ठेके वाला दारू उसको दे देता है, इस धारा का वो अपराध करता है 77 का, क्योंकि मादक जो लिकर होता है वो उसको नहीं दे सकता। अब इसके बाद में है, इससे अगला 78 है कि लिकर या मादक पदार्थ तस्करी में उसको साथ रखता है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से दारू भर के ले जाता है हरियाणा में जहाँ पर दारू पर प्रतिबंध है, तो वो व्यक्ति उस बच्चे को साथ ले जाने का जो अपराध कर रहा है वो इस सेक्शन के तहत कर रहा है, इस धारा के तहत कर रहा है। उसकी जो सजा है वो 7 साल की है और जुर्माना 1 लाख रुपया है। कितना बड़ा गंभीर अपराध है सेक्शन 78। उसके बाद में है 79 एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ए चाइल्ड एम्प्लॉय, यानी किसी बच्चे का जो एम्प्लॉय जो लगा हुआ है, यानी खतरनाक काम में तो वैसे भी नहीं लगा सकता, दूसरे यदि किसी काम में लगाया हुआ है तो उसको यदि उसका शोषण वो करता है, यानी उसको जैसे बंधुआ मजदूर वगैरह बनाते हुए उससे काम में लेता है, उसकी सजा है 5 साल और उसका जुर्माना है 1 लाख रुपए। उसके बाद में है एडॉप्शन विदाउट प्रोसेस, यानी किसी व्यक्ति के, किसी फैमिली के यदि कोई बच्चा नहीं हो और वो दत्तक पुत्र लेता है, तो दत्तक पुत्र बिना प्रक्रिया अपनाए हुए लेता है तो भी वो अपराध करता है। वो करता है सेक्शन 80 का, उसमें सजा है 3 साल और जुर्माना 1 लाख। फिर है धारा 81, बालकों का विक्रय करे, यानी बालक को कोई बेचना करने का काम करता है, उसकी सजा है 5 साल 1 लाख रुपए जुर्माना।
अस्पताल या प्रसूति गृह का कोई कर्मचारी करता है तो उसकी सजा है 3 साल। धारा 82 आप देखिए, कोई यदि स्कूल का टीचर या जो बालक संप्रेषण गृह में रहता है वहां पर, या बाल गृह में रहता है वहां पर उसको अनुशासन रखने के लिए छोटा मोटा यदि दंड भी देता है संस्था वाला, तो वो भी सजा है। फर्स्ट जो है वो है 10,000 रुपये जुर्माना, और सेकेंड बार में 3 महीने की सजा और जुर्माना। यानी कोई भी व्यक्ति आपको बच्चों को अनुशासित रखने के लिए भी यदि सजा दे देता है तो वो धारा 82 के तहत उस अपराध कर रहा है, और उसकी सजा है प्रथम बार 82 के तहत 10,000 जुर्माना, और सेकेंड बार है 3 महीने का सजा और के साथ साथ जुर्माना। फिर है मिलिटेंट, यानी कोई उग्रवादी संगठन इसको समूह को उपयोग में करता है इसको, उसकी सजा है 7 वर्ष और 5 लाख रुपए फाइन है। यदि कोई उग्रवादी संगठन वो भर्ती करता है ऐसे काम के लिए जो खतरनाक तरीके का काम हो, उसकी सजा है 7 साल। धारा 85 कहती है डिसेबल पर अपराध, यानी कोई विकलांग व्यक्ति है उस पर वो अपराध करता है, कोई निःशक्त है उस पर अपराध करता है, तो उसमें ये जो ऊपर सजा पड़ी है उस सजा की दुगुनी सजा इसमें होगी। अब है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, ये जो ऑफेंस है इनको 3 भाग में बांट दिया है। एक है ऐसे अपराध जो 7 साल से अधिक के हैं, दूसरा जो 3 से 7 साल के बीच में है, और तीसरा जो 3 साल से कम है। तो ये जो 7 साल से अधिक का अपराध कोई बच्चों के साथ करता है तो वो अजमानतीय है, संज्ञेय है, और इसका मामला चलेगा वो चलेगा चिल्ड्रन कोर्ट में। 7 साल जिसमें सजा है तो 3 प्रकार का वर्गीकरण है ये, और यदि 3 से 7 साल की सजा है जिस अपराध में तो वो अजमानती है, और वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट देखेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। और यदि 3 साल से कम की सजा है तो वो जमानती है, असंज्ञेय है, और कोई भी मजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई कर सकता है। अब है धारा 87 दुष्प्रेरण पर, उस धारा वाला ही दंड है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का दुष्प्रेरण करता है तो वही सजा है जो बाकी मामले में दी जाती है, इस अपराध के लिए दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसा उकसाता है तो उसमें भी वही सजा है जो उसको दी जाती है। अब सामान्य चीज है कि सादा वर्दी में इनसे बातचीत करेंगे, बच्चों से हथकड़ी नहीं लगाएंगे, इनके साथ बल प्रयोग नहीं करेंगे, पेरेंट्स को सूचित करेंगे, सोशल बैकग्राउंड का पता कराएंगे, चिकित्सीय सहायता इनको तुरंत उपलब्ध करानी पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति भाषा समझ में नहीं आ रही है तो द्विभाषीय का यूज करेंगे। यदि कोई व्यक्ति स्पेशल है, गूंगा बहरा है, तो उसके लिए एक विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर को मदद ली जाएगी, और बातचीत उसके पसंद के स्थान पर अच्छे वातावरण में की जाएगी, और उसको विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये था इसका सामान्य। उसके बाद में है SJPU और CWPO के समक्ष CWC और JJ बोर्ड ऐसे ग्रहों की सूची होगी। ऐसे ग्रहों की सूची होगी जो सूची मैंने आपको पहले एक चार्ट के माध्यम से बताई थी, तो वो बताई थी कि उसमें कौन कौन होगा। अब ये जो टॉपिक पढ़ा था JJ बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज निकल के आई है वो आई है, एक तो 2 प्रकार के बालक होते हैं अपराध करने वाले जो JJ बोर्ड के समक्ष पेश होते हैं, और JJ बोर्ड उन्हें संप्रेषण गृह में भेज सकता है। उसकी बैकग्राउंड रिपोर्ट होगी, उस पर हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, दूसरे अपराधियों के साथ उनको जॉइंट कार्रवाई नहीं होगी, और उनको जो थाना लेवल पे है वहाँ पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होता है, CWPO जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी सहायक उप निरीक्षक रैंक का होता है। जिला लेवल पे जो होता है वो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो होती है उस पर DYSP रैंक का होता है, और उस जिले का संपूर्ण का जो बाल संरक्षण इकाई होती है उसका अध्यक्ष होता है कलेक्टर होता है। इनके लिए उचित जो सुधार गृह हैं, संप्रेषण गृह हैं, उसमें भेजा जाता है, और उसके लिए JJ बोर्ड होता है, जुवेनाइल जस्टिस किशोर न्याय बोर्ड। और जो बच्चे नीडी होते हैं, आवश्यकता वाले होते हैं, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, उनको बाल कल्याण समिति के यहाँ पेश किया जाता है। इसका गठन धारा 27 के तहत होता है,
और वो बाल कल्याण समिति उसका आकलन करके उसको बाल गृह में भेजती है, जहाँ पर उनका उचित वातावरण दिया जाता है, जहाँ उनकी पढ़ाई वगैरह के लिए भी व्यवस्था होती है। और इसके अलावा जो इनके संबंध में अपराध करता है उसके दंड का अपन ने अध्ययन किया था। ये चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से। समझ में आ रहा है क्या भाई? बताइए आप एक बार चैट के माध्यम से। क्वेश्चन आपको जो है, आपको मेन चीज जो है, आप वो चीज ध्यान रखें, दो प्रकार के बालक, अपराध करने वाले और निर्दयी बालक, किसको कहाँ पेश किया जाता, किसकी क्या संरचना होती है, और धारा जो हो 107 के तहत जो है विशेष पुलिस अधिकारी जो होता है और जिले का जो अध्यक्ष होता है वो कलेक्टर होता है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए एक बार देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें याद रह जाएगी। इस सेशन को आप एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोगों के सामने कई प्रकार की समस्याएं आती है। उस समस्याओं को दरकिनार करते हुए कोई चीज़ें पहली बार ये शायद आप पढ़ा होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा ये हार्ड लग रहा होगा, परंतु आप इसको एक बार और अध्ययन करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो किंतु परंतु लेकिन यदि अगर मगर काश नहीं करते, कुछ कर गुजरने वाले बहानों की तलाश नहीं करते, कुछ कर गुजरने वाले बहानों की तलाश नहीं करते। इसलिए अपने को बहानों की तलाश नहीं करनी है, आगे बढ़ना है, मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, ताकि आप लोग जिस ध्येय से, जिस उद्देश्य से आप पढ़ाई कर रहे हो उस उद्देश्य में आपको सफलता मिले, आप उसमें सफलता के झंडे गाड़ें।